Full work of the discovery of India by जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट चैप्टर इज द अध्याय एक। ओके। अहमदाबाद का किला 20 महीने। अहमदाबाद का किला 13 अप्रैल 1944। हमें यहाँ आए हुए 20 महीने से अधिक बीत गए। मेरी 9वीं जेल यात्रा का 20 महीने से भी अधिक समय। अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूर से चांद ने यहाँ पहुंचने पर हमारा स्वागत किया। बढ़ते चांद का उजाला शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया है। ऐसा ही मेरे पिछले कारावास की अवधि में हुआ था, जो आलोक पर्व दीपावली के तत्काल बाद नए चांद के साथ शुरू हुई थी। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। पहचान गहराने से मित्रता और बढ़ गई। वही मुझे दुनिया के सौंदर्य की और जीवन की ज्वार भाटी की याद दिलाता है। साथ ही इस बात की भी कि अंधेरे के बाद उजाला होता है और मृत्यु और पुनर्जीवन एक दूसरे के पीछे अनंत क्रम में घूमते रहते हैं। निरंतर बदलते रहने के बावजूद हमेशा वैसा ही होता है ये चांद। मैंने उसे अपनी विभिन्न कलाओं में और तरह तरह के मनोभावों में देखा है। शाम को लंबी होती परछाइयों में और रात के मौन प्रहरों में, और तब जब भोर के झोंके और मरमराहट आने वाले दिन की आस बांधती है। अतीत का भार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां खोदकर तैयार करने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पहले बनाए गए मकानों के मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। उसमें प्राचीन स्मारकों और खंडर भी मौजूद थे। इसलिए चूंकि यह इतिहास स्थल है, अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्विसंधियां देखी हैं। भारत के पूरे इतिहास की दृष्टि से यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं के बृहत्तर संदर्भ में इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इनमें एक घटना औरों से विशिष्ट है और आज भी याद की जाती है। यह है चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए तलवार हाथ में उठाकर अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया। उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। इस अभागी धरती की खुदाई के दौरान मैं जमीन की सतह से बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन प्राचीन दीवारों के हिस्से और गुम्बदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि अधिकारियों ने गहरी खुदाई करने और पुरातत्व खोजबीन करने की अनुमति नहीं दी थी, और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। इस बार हमें एक तरफ दीवार पत्थर खुदे हुए सुंदर सफेद कमल की आकृति मिली। शायद यह पत्थर दरवाजे के ऊपर रहा होगा। अब मैंने अपनी कुदाल छोड़कर उसके बदले कलम उठा ली है। मैं वर्तमान के बारे में तब तक नहीं लिख सकता जब तक उसे कर्म के माध्यम से अनुभव करने के लिए मैं आजाद नहीं हो जाता। ना ही मैं पैगंबर की भूमिका अपनाकर भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। अहमदनगर का किला ब, बच, बच रह, अहमदनगर का किला बच रहता है अतीत पर मैं बीती हुई घटनाओं के बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की विद्वतापूर्ण शैली में भी नहीं लिख सकता। मैं उसके बारे में उसी ढंग से लिख सकता हूँ जिस तरह मैं पहले भी लिख चुका हूँ, अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ उसका कोई संबंध स्थापित करके। गेटे ने एक बार कहा था कि इस प्रकार का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला बुरा दोनों तरह का दबाव अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं से होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। नीत्शे ने कहा नीत्शे ने कहा था, बीती हुई सदियों का विवेक ही नहीं, उनकी दीवानगी भी हमारे भीतर से फूट पड़ती है। उनका वारिस होना आवश्यक है। आखिरी आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उस सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है, उन सबका जिसके बारे में उसने विचार किया, महसूस किया, भोगा, और जिन बातों से उसने खुशियां हासिल की, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत गेन ब्रानो साहसिकारों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सबका वारिस हूँ, और उन सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति
की साझेदारी है। पर हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, लेकिन यह कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। मानव जाति के लिए सभी बातें समान है। अलबत्ता एक बात हम लोगों में विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विश इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में जगह बनाए है, और मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श कर सकता हूँ। अध्याय 2, तलाश। भारत के अतीत की झांकी। चिंतन और सक्रियता से भरे इन सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करता रहा हूँ। मैं अपने बचपन की ओर लौटा और यह याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मैंने विकासशील मन में इस अवधारणा ने कैसा अस्पष्ट रूप ले लिया था, और मेरे ताजा अनुभव ने मुझे कैसा संवारा था। अपने भौतिक और भौगोलिक पक्षों के अलावा आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उस समय उसे शक्ति देना तत्व क्या था? उसने अपनी उस प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ और बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व ने से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था, और मैं उसमें बहुत कुछ है और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे सहज रोमांचित करता था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ-साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मैं उसके दृष्टिकोण और रंग रूप को बदलकर उसे आधुनिकता का जामा पहनाने के लिए उत्सुक भी था और चिंतित भी। किंतु मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, उसमें बहुत कुछ ऐसा था जिसे खारिज किया जाना चाहिए था, बल्कि जिसे खारिज करना जरूरी था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वह वजूद नहीं होता जो असंदिग्ध रूप से आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। प्रोफेसर चाइल्ड ने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विशेष पर्यावरण के साथ मानव जीवन के बेहतरीन समायोजन का आदर्श नमूना है, जिसे वर्षों के धीरतापूर्ण प्रयास से ही हासिल किया जा सका होगा। यह स्थायी रूप से टिका रहा। इसकी विशेषता है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, और वह भी स्थिर अपरिवर्तनीयशील अर्थ में नहीं, क्योंकि भारत तो बराबर परिवर्तनशील और विकासशील रहा है। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उसे प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? इसने आखिर कहां से पाई? मैंने भारत का इतिहास और उसकी विशाल मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता और भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा
पश्चिमी और मध्य एशिया में आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुरानी मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है, जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। मैंने उनके उनमें केवल वर्तमान की सजीवता, सौंदर्य और तेजस्विता को ही नहीं देखा, बल्कि अतीत की स्मृति में बसे उनके मनमोहक रूप का साक्षात्कार भी किया। एक महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले और काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की धारा मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव, नाटक से समृद्ध, ना ना जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और अनगिनत लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। अपने उद्गम से सागर तक, प्राचीन काल से आधुनिक युग तक, गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानी है। महान वैभवशाली नगरों की कहानी है। मनुष्य के साहसपूर्ण अभियानों और उस मस्तिष्क की खोज की कहानी है जिसने भारत के चिंतकों को व्यस्त रखा। जीवन के वैभव और पूर्णता के साथ ही उसके निषेध और त्याग की कहानी है। उतार और चढ़ाव की कहानी है। विकास और नाश की कहानी है। जीवन और मृत्यु की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भाग्य अवशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं, अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, जो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। एक निकट बौद्धिक समझ के साथ भावनात्मक संवेदन का संयोग हुआ और मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए हैं जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इन्हीं लोगों ने अपने विवेक के सहारे ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने भारत को सांस्कृतिक स्थिरता दी, ऐसी स्थिरता जो हजारों वर्ष बनी रही। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भर गए थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से समृद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उसने उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझसे शानदार भाषा में बात करते थे और मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों के साथ संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह नई जानकारियों के लिए जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ मुझे
बाहरी आक्रमणों और उथल-पुथल से भरी इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर-दूर तक जनता में फैली थी, जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। भाषा की भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौर से पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के कारण तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और ऐसी हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी जिसकी अभिव्यक्ति बहुत से कार्यकलापों और आविष्कारों की रोमांचक यात्राओं के माध्यम से हुई थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया है। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद में सदियों की उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहां अपनी चमचमाती लंबी व्याख्याओं के साथ शब्दांडर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान उत्तर अवधारणा और परिकल्पना से विहीन जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और झलकती हुई जिंदगी जिसके कारण दूर दूर तक उपनिवेशीकरण की योजनाएं और सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रतिरोपण संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की वह विवेक चेतना जो प्राचीन समय से अत्यंत स्पष्ट थी, जिसके द्वारा विज्ञान का और अधिक विकास संभव होता, लुप्त होती गई और विवेकहीनता और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उनकी उसकी जगह ले ली। भारतीय जीवन की निस्तेज धारा अतीत हो गई और निर्जीव शताब्दियों के पुंज से होकर धीमी गति से बहती रही। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। आश्चर्य नहीं है कि मानसिक जड़िमा और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का अपकर्षण होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो इसके परिणाम स्वरूप अतीत से पूरी तरह नाता टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसा अवशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग हुआ नहीं और एक निश्चित सातत्य बना रहा। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के स्पष्ट दौर आते रहे। इनमें से कुछ लंबे और वैभवशाली थे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीत के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। कुछ ऐसा जो अनिवार्य और जीवंत है, निरंतर बना रहता है। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उसे गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य दिया। मैं नहीं जानता कि इन युगों के दौरान किसी एक भारतीय स्वप्न का अस्तित्व था जो सुस्पष्ट और सजीव हो। कभी कभी उचाट नींद की मरमराहट में परिवर्तन हो जाता है। भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने यद्यपि मुझ में एक हद तक भारत की समझ पैदा की, लेकिन मुझे उनसे संतोष नहीं हुआ। ना ही वे मुझ पर
मुझे मुझे वह उत्तर दे सके जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता और भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ-कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्मत के लोगों का प्रशंसक नहीं था। फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से इसी वर्ग की ओर देखता था। यह मध्यम वर्ग बंदी और सीमाओं से जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा ना कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गया था या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, अपनी भयंकर दुर्दशा और समस्याओं के विस्तार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत को के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद दोनों ही पैदा हुए। हमारे भीतर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई जो हमारे पिछले माहौल और अनुभव पर निर्भर थी। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने इन लोगों की सहज रूप से स्वीकार कर लिया। पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। वो मुझे बराबर अपने लोगों की असफलता और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था। पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। जहां तक संभव हो मैं उनके बारे में मात्र सैद्धांतिक अमूर्त सत्ता के रूप में सोचने से बचने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मैंने उनसे बहुत सी अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और उसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बचा रहा जो सार्थक है, और उनके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। हिंदुस्तान की ओर साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक के नाम से व्युत्पन्न इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरियों वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी जो सबके लिए और भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा, कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी और कैप कॉमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, नेत स्वार्थ, जमींदार महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे से लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि ये भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं।
यह काम बहुत आसान नहीं था, किंतु उतना मुश्किल भी नहीं था, जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्य और पुराण गाथाओं, दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणाओं से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की थी। कभी-कभी जैसे मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। यह भारत माता कौन है जिसकी ये जय चाहते हैं। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें मुझे क्या जवाब दें, और तब भी एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता था, जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले की, या राज्य की तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते, और आखिर कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद भी भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। भारत की विविधता और एकता। भारत विविधता अद्भुत है, प्रकट है। वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों विशेषताओं से भी। भारत बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके, पठान, सुदूर दक्षिण के वासी, तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न है, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन से, खाने और पहनावे से, और जाहिर है कि भाषा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमन तो है ही, वहां के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य विलक्षण रूप से रूसी कोयल नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क, दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी, और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों के विद्यार्थी यहाँ से आते थे। धर्म परिवर्तन के से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी, वह इन परिवर्तन के बावजूद पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण है। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता में बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहे। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमावेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे स्पष्ट रूप से ऐसे भारतीय बने रहे जिसकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। इस विरासत में कुछ ऐसे जीवंत गत्यात्मक तत्व थे जो जीवन शैली और जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति एक प्रकार के दार्शनिक रवैये में प्रकट होते हैं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी,
एक संस्कृति और सभ्यता थी, जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जब हो गए। तब जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानवीकरण के रूप में नहीं की गई। यह कल्पना कहीं अधिक गहन थी। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। किसी एक देशीय समूह में भी चाहे वह कितने घनिष्ठ रूप से मैं एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल-मिल जाती है। आधुनिक प्रगति हम हर जगह एक सीमा तक समानता उत्पन्न करने की दिशा में प्रयत्नशील है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक और जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की से अपनेपन की अनुभूति करता, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वो अजनबी और परदेसी महसूस करता। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता। और वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। जैसे यहूदी, पारसी, मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। दूसरे देशों में उन्हें भारतीय और विदेशी रूप में ही देखा, भले ही उनके बीच धर्म साम्य रहा हो। आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए, जो उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व है, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों, उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में और उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय की या बसंत ऋतु के कश्मीर की किसी भी पहाड़ी घाटी के बारे में, जो नवजात फूलों से लदी है और जिसके बीच में कलकल खलकल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहज कर रखते हैं। इसलिए मैंने एक गर्म उपोष्ण देश की ज्यादा स्वाभाविक तस्वीर की बजाय इस पृष्ठभूमि को चुना। दोनों ही तस्वीर सही होंगी क्योंकि भारत का विस्तार तो उष्ण कटिबंधों से शीतोष्ण प्रदेशों तक और भूमध्य रेखा के निकट से एशिया के शीतल हृदय देश तक है। जन संस्कृति में वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिमान जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि के लोग प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के सहभागी थे।
लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीण अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद कंठस्थ थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धत करते थे या फिर किसी प्राचीन कालजयी रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मैंने मन में लिखित यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत कथाएं तथा परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम, जिस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे और उनके आकार, उनकी चाल डाल को ध्यान में रखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा, संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। अक्सर बेहतर रूपाकार वाले लोग ऊंची जातियों में दिखाई पड़ते थे। आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होती थी। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नजर किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो वे विस्मय विमुग्ध हो जाता था तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे निरंतर टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्यों नहीं कर सकते, बशर्ते इनमें इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इस दरिंदे की छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचल कर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को यथावत रूप में समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमानस साहस था जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। दो जीवन इस तरह और कुछ दूसरे तरीकों से भी मैंने अतीत और वर्तमान भारत को पहचानने की कोशिश की। जीवित और बहुत पहले मृत व्यक्तियों से मुझ तक जो प्रभाव और विचार और अनुभूति की तरंगें प्रवाहित होती थी, उनको ग्रहण करने के लिए मैंने अपने को मनसा तैयार किया। मैंने कुछ देर के लिए उस अनंत जुलूस के साथ तारतम्य करने का प्रयास किया जिसके आखिरी सिरे पर खड़ा मैं खुद भी संघर्ष कर रहा था, और फिर मैंने अपने को अलग कर लिया, मानो मैं किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा नीचे घाटी को तटस्थ होकर देख रहा था। इस लंबी यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये अंतहीन जुलूस आखिर हमें किस मंजिल की ओर ले जा रहा है? कभी कभी थकान और मोहभंग का बोध मुझे आक्रांत करता और तब मैं अपने भीतर एक तरह की तटस्थता पैदा करके उस स्थिति से अलग होने की कोशिश करता। धीरे धीरे मेरा मन इसके लिए तैयार हो जाता। मैंने अपने को और मुझ पर जो गुजरती थी उसे महत्व देना बंद कर दिया। कम से कम मैंने ऐसा करने की कोशिश की और एक हद तक मैं ऐसा करने में सफल भी हुआ, लेकिन बहुत दूर तक नहीं, क्योंकि मेरे भीतर एक भयानक ज्वालामुखी है जो मुझे तटस्थ नहीं रहने दे सकता। अचानक आत्मरक्षा के सारे उपाय बेकार हो जाते और मेरी उदासीनता खत्म हो जाती। लेकिन इस दिशा में मुझे जो आंशिक सफलता मिली वह मेरे लिए बहुत सहायक हुई। कामकाज के दौरान मैं अपने को उससे अलग कर लेता और उसको एक दूरी से देखता। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच भी मैं कभी कभी एक दो घंटे चुराकर अपने मन के उस एकांत कक्ष में खो जाता और कुछ समय के लिए एक दूसरा जीवन जीने लगता। और इस प्रकार ये दोनों जिंदगियां साथ साथ आगे बढ़ने लगी, एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई
और साथ ही अलग भी। अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है जिसके प्रभावशाली अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की अवधारणा में क्रांति ला दी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच ऐसे ही बहुत से और नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिनकी रचना प्राचीन मनुष्य ने की होगी। वस्तुतः यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। अब तो इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगह पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह भी विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भरी नहीं, उससे बहुत अधिक है। मोहनजोदड़ो में पाए गए शिलालेखों का अर्थ अब तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, लेकिन अब तक हम जो जान सके हैं उसका भी बहुत अधिक महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिलती है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में परिवर्ती सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। इस तरह हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य थे और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और जो संभवतः छोटी दुकानें थी वे आज के भारतीय बाजार जैसी जान पड़ती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच ऐसी अनेक कड़ियां लुप्त हैं और समय के ऐसे दौर से गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। एक युग को दूसरे युग से जोड़ने वाली कड़ियां हमेशा साफ जाहिर नहीं होती। वैसे भी इस बीच में बहुत कुछ घटित हुआ था और असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता का एक ऐसा बोध, एक अखंड श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग को जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आ रही परंपरा और रहन सहन की और लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही हमें एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। यह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, वह किसी अस्पष्ट या दुर्लभ अलौकिक दुनिया के सपनों में खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने अनेक सुंदर वस्तुओं का सृजन भी ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता की उपयोगी और ज्यादा चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों की तंत्र का निर्माण भी किया है। आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं चला है। यह हो सकता है, बल्कि इसकी संभावना है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिलती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों की और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों और संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो का जो समय माना जाता है उससे कई हजार पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, उसका अंत कैसे हो गया? कुछ लोगों का कहना है, जिनमें गोल्डन चाइल्ड भी है, कि उनका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु घाटी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बाहर ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तय जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिल जान पड़ते हैं। मैं
वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंधु सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने इस इलाके में के निवासियों और उनके रहन सहन की पत्ती को प्रभावित किया है। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। अब हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभव उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक दिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। शायद भविष्य में पुरातात्विक खोजें खोजों के बाद के युगों के संबंधों की कुछ और कड़ियां उद्घाटित करें। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध निश्चित सिलसिला दिखाई पड़ता है, लेकिन साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना केवल समय की दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू शुरू में संभवतः कुछ कृषि की बहुतायत थी, जो कि नगर भी मौजूद थे और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी था। खेती और पक्ष पर जोर जा शायद उन नवागतों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत मैं ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हूँ और में रह रही हूँ भारत में रही हूँ, जैसे कि बाद में भी हुआ। हम कह सकते हैं कि सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, जैसे ईरानी, यूनानी, पार्थियन, बैक्ट्रियन, साथियन, हूण, तुर्क, इस्लाम के पहले पुराने ईसाई, यहूदी, पारसी ये सब आए, अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिल गए कर रह गए। प्राचीनतम अभिलेख और धर्म ग्रंथ और पुराण सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान आज प्रातः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। यह विचित्र बात है कि अपनी प्राचीन संस्कृति का महत्व बढ़ाने के लिए भारतीय विद्वान उसके इतिहास की खींचकर ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर विंटरनिस के अनुसार वैदिक साहित्य का समय ईसा पूर्व 2000 या 2500 भी हो सकता है। इस तरह हम मोहनजोदड़ो के समय के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इस आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इनका निश्चित समय कुछ भी रहा हो, संभावना यही है कि यह साहित्य यूनान और इजराइल दोनों के साहित्य से पहले का है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के बाद वैद आर्यों का पहला भागोद्वार है। वे अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे, जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। वेद बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। यह बात मुझे विशेष दुर्भाग्यपूर्ण लगती है, क्योंकि यह मान लेने पर उनका वास्तविक महत्व हमारी नजर से ओझल हो जाता है। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने दो वो अब कैसे अपने को व्यक्त किया था।
यह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद्व धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें बहुत कुछ इकट्ठा है, स्त्रोत, प्रार्थनाएं, वैदिक कर्मकांड, जादू टोना, अद्भुत प्रकृति काव्य। उनमें ना मूर्ति पूजा है, ना देव मंदिर है। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि वे उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। बहुत अस्पष्ट ढंग से वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रभाव मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा, जैसा डॉक्टर मैकनिकोल ने कहा कि इन आरंभिक स्रोतों ने हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। उन लोगों के कारनामे जिन्होंने हमारे संसार के और उसमें बसे मानव जीवन को महत्व की खोज करने का प्रयास किया। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। ऋग्वेद के पीछे सभ्य जीवन और विचार के कई युगों का इतिहास रहा है, जिनके दौरान सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं का विकास हुआ। इसलिए यह उचित ही है कि ऋग्वेद में ऋषियों, अपने पूर्वजों और प्रथम मार्गदर्शकों के नाम समर्पण किया गया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस वैदिक रचनाओं को अस्तित्व के प्रति विस्मय और भय के भाव से भरे जन समुदाय की सामूहिक प्रतिक्रिया का काव्यात्मक विधान कहा है। सभ्यता के उपाकाल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में अंतर्निहित अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। इसलिए रहस्य की भावना ने जीवन पर उसे चकराए बिना जादुई प्रभाव डाला। एक जाति का विश्वास था जो वस्तु रूप विश्व की द्वंद्वात्मक विविधता के बारे में वैचारिक चिंतन में बोझ से सृजन था। यद्यपि जब तब वह ऐसे सहज अनुभव से अलौकिक हो उठता था कि सत्य विप्र उसे विभिन्न नामों से पुकारते। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण है। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक वे क्रांतिकारी नहीं हो जाती, क्योंकि जाहिर है कि यह दुनिया उनके लिए नहीं है। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। ऋग्वेद की रचाओं के समय में जीवन और विचार की इन दोनों धाराओं का विकास हमें बराबर दिखाई पड़ता है। आरंभिक कथाएं, आरंभिक ऋचाएं बाहरी दुनिया, प्रकृति की सौंदर्य और रहस्य, जीवन आनंद, जीवनी शक्ति से सराबोर है। ओलिम्पस की तरह ही इनके देवता भी बहुत माननीय है। वे नीचे उतरकर स्त्री पुरुषों से मिलते जुलते हैं। इन दोनों के बीच कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं है। इसके बाद विचार का प्रवेश होता है और साथ ही जिज्ञासा मृत्यु बढ़ने लगती है और लोकोत्तर विश्व का रहस्य गहराने लगता है। इस प्रकार और स्थानों की तरह हमें भारत में भी विचार और कर्म की ये दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है तो कभी दूसरे पर, परंतु इतना निश्चित है कि उस संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब दार्शनिक शब्दावली में इसके विश्व की व्याख्या माया के रूप में की, जिसे सामान्य रूप से भ्रम समझा जाता है, तो वह अवधारणा भी निरपेक्ष नहीं थी। उसे चरण सत्य विचार की सापेक्षता माया माना कहा गया था। कुछ प्लोटो द्वारा निरूपित सत्य की परछाई के अर्थ में उन्होंने विश्व को उसके यथारूप रूप में ग्रहण किया, उसमें उपस्थित जीवन को जीने का प्रयास किया, उसके नाना रूप सौंदर्य का उपभोग किया। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति की में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत, साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। यहाँ तक कि यौन संबंधों के बारे में बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की गई। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार
पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। यह बात साफ जाहिर है कि कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकवादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। संश्लेषण और समायोजन, वर्ण व्यवस्था का आरंभ। जाति भेद का आरंभ आर्यों और अनार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन से हुआ। अनार्यों का विभाजन प्राय द्रविड़ जातियों और आदिम जातियों में हो गया। शुरू में आर्यों में सिर्फ एक वर्ग था। उनके बीच शायद ही विशेषज्ञताओं को लेकर कोई बंटवारा रहा हो। आर्य शब्द की व्युत्पत्ति सिर्फ धातु से हुई है। उसका अर्थ है जोतना। आर्य जाति के सभी लोग खेतीहर थे और खेती बाड़ी कुलीन पेशा समझा जाता था। खेती करने वाला ही पुरोहित, सैनिक या व्यापारी होता था और पुरोहितों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। मूल रूप से जो वर्ण भेद आर्यों को अनार्यों से अलगाने के लिए आरंभ हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया बाद में स्वयं आर्यों पर हुई। जैसे जैसे नए धंधे, उनकी विशेषज्ञताएं बढ़ती गईं, नए वर्गों ने जातियों का रूप ले लिया। ऐसे समय में जब इस बात का रिवाज था कि विजेता या तो पराजित जनता को खत्म कर देते थे या फिर गुलाम बना लेते थे, जाति व्यवस्था ने एक शांतिपूर्ण हल प्रस्तुत किया। धंधों में बढ़ती हुई विशेषता से इसमें सहायता मिली। समाज में दर्जी बन गए खेतीहर, समाज में से वैश्य बने जो किसान, कारीगर, व्यापारी थे। क्षत्रिय वर्ग जो शासक और सैनिक थे, और ब्राह्मण बने जो पुरोहित और विचारक थे, जिनसे आशा की जाती थी कि वे नीति निर्धारण करेंगे और राष्ट्र के आदर्शों की रक्षा करेंगे, उन्हें कायम रखेंगे। इन तीनों से नीचे शूद्र और मजदूर थे और अप्रशिक्षित श्रमिक थे जो किसानों से अलग थे। देसी जातियों में से कुछ को धीरे धीरे मिलाकर इस समाज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर शूद्रों के बीच स्थान दे दिया गया। मिलाने की यह प्रक्रिया बराबर चलती रही। इन जातियों में लचीलापन रहा होगा। शक्ति से विभाजन बहुत बाद में हुआ। शायद शासक वर्ग को हमेशा बहुत छूट रहती थी। कोई भी व्यक्ति युद्ध में विजय हासिल करके या किसी तरह शक्तिशाली हो जाता था, तो यदि वह चाहता तो क्षत्रियों के वर्ग में शामिल हो जाता था और पुरोहितों से अपनी ऐसी वंशावली तैयार करा लेता था जो उसका संबंध किसी पुराने आर्य वीर पुरुष से जोड़ देती थी। धीरे धीरे आर्य शब्द का जातिगत अर्थ नहीं रह गया और उसका अर्थ हो गया कुलीन। ठीक उसी तरह जैसे अनार्य का अर्थ नीच हो गया और इस शब्द का प्रयोग प्राय खानाबदोश जातियों और जंगलवासियों आदि के लिए किया जाने लगा। भारतीय मानस में विश्लेषण करने की असाधारण क्षमता थी। उसमें विचारों और अवधारणाओं, यहाँ तक कि जीवन की क्रियाकलापों को अलग अलग खानों में बांट कर रखने की धुन रही है। आर्यों ने समाज को ही चार मुख्य वर्गों में नहीं बांटा, बल्कि व्यक्ति के जीवन को भी चार भागों में बांटा। पहले भाग में विकासशील और किशोरावस्था यानी विद्यार्थी जीवन आता है। इस दौरान व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है, आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करता है। यह ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। दूसरी अवस्था में वह गृहस्थ और दुनियादारी निभाता है। तीसरी अवस्था में यह एक ऐसी बुजुर्ग राजनेता की भूमिका निभाता है जिसने निश्चित संतुलन और तटस्थता अर्जित कर ली हो। ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ की चिंता किए बिना अपने को सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कर देता है। अंतिम अवस्था एकांतवास की होती है, जिसमें व्यक्ति सांसारिक क्रियाकलापों से कटा हुआ जीवन बिताता है। इस तरह उन्होंने दो ऐसी विरोधी प्रवृत्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जो प्राय व्यक्ति में एक दूसरे के समानांतर बनी रहती है। समग्रता में जीवन का स्वीकार और अस्वीकार। ब्राह्मण वर्ग ने अतीत में विशेषाधिकार प्राप्त और सुरक्षित वर्ग के लिए सब तरह के संभव दुर्गुणों का प्रमाण दिया। उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिनके पास ना ज्ञान था ना गुण थे। फिर भी उन्होंने काफी हद तक जनता से आदर पाया, इसलिए नहीं कि उनके पास सांसारिक शक्ति और संपत्ति थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विद्वानों के असाधारण वंशक्रम को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त उनकी समाज सेवा और लोक मंगल के लिए उनका व्यक्तित्व त्याग उल्लेखनीय रहा। इस पूरे वर्ग को हर युग में अपने नेताओं के व्यक्तित्व के आदर्श का लाभ मिला। फिर भी जनता ने किसी आधिकारिक पद की बजाय गुणों को सम्मान किया। किसी भी ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने की परंपरा रही जो ज्ञानी हो, भला हो। ऐसे लोगों के अनगिनत उदाहरण हैं जो ब्राह्मण नहीं थे। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने
जिनका संबंध दलित वर्ग से था, पर जिन्हें इस प्रकार का सम्मान मिला। कभी-कभी उन्हें संत का दर्जा दिया गया, सरकारी पद और सैनिक शक्ति को इसी मात्रा में आदर नहीं मिला। उनका रौब भले ही रहा हो। आज इस अर्थ प्रधान युग में भी इस परंपरा का प्रभाव स्पष्ट है। इसी कारण आज गांधी जी, जो ब्राह्मण नहीं है, भारत के सबसे बड़े नेता हो सकते हैं। बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना सरकारी पद और धन संपदा के करोड़ों लोगों के दिलों को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसके सचेतन उपचेतन आदर्श आदर्श की इससे बेहतर कसौटी दूसरी नहीं हो सकती कि वह किस तरह के नेता को अपनी निष्ठा अर्पित करता है। प्राचीन भारत सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यता या भारतीय आर्य संस्कृति का केंद्रीय विचार धर्म था। धर्म विषयक यह विचार अंग्रेजी के रिलीजन या पंथ की अपेक्षा कहीं अधिक अर्थवान था। धर्म संबंधी अवधारणा एक प्रकार का दायित्व बोध था, जिसके तहत व्यक्ति से अपेक्षा की जाती थी कि वह स्वयं अपने प्रति और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। यह धर्म स्वतः का अंश था। त्रस्त जो विश्व और जो कुछ विश्व के अंतर्गत है, उस सब का नियमन करने वाला मूल नैतिक नियम है। यदि कोई ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका हिस्सा होकर इस प्रकार आचरण करे ताकि उस व्यवस्था के साथ उसका सामंजस्य बना रहे। भारतीय संस्कृति की निरंतरता। इस प्रकार हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो आने वाले समय में खूब फली फूली और समृद्ध हुई और जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श नियामक अवधारणाएं आकार ग्रहण करने लगी और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टवाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है और अष्टभुज की तरह सबको जकड़ लेती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। आने वाले समय में सुरक्षा के लिए चरम विकास का मूल्य चुकाया गया, फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। इस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। यह व्यवस्था इस कदर मजबूत थी कि बार-बार धक्के और आक्रमण सहकर भी इसका वजूद बना रहा। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग-थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से चीनी और मध्य एशियाई तथा ने उसका अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। इन संपर्कों के बावजूद यदि उसकी मूल संस्कृति जीवित रही तो जाहिर है कि उस संस्कृति की कोई निजी विशेषता, कोई भीतरी शक्ति और जीवन की समझ अवश्य रही होगी जिसने उसे बने रहने की सक्रिय शक्ति दी। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। उपनिषद उपनिषद जिसका समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है, हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाता है और यह एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना, मानसिक सहायता और चीजों के बारे में सत्य की खोज के उत्साह को सहज प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की विषय वस्तुनिष्ठ पद्धति में नहीं है, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वह किसी किस्म के हटवाव को अपने रास्ते में नहीं आने देती, किसी भी रुकावट को अपने रास्ते में नहीं आने देती। इसके वहम का एक ऐसा है जो साधारण है और आज हमारे लिए उसका ना कोई अब 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 रह गया है, ना कोई प्रासंगिकता है। उसका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक एक कहा गया है। मिथ्या तो नहीं है, पर उसमें सापेक्ष में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में।
उपनिषदों में बहुत सी बातें अस्पष्ट हैं और उसकी अलग-अलग व्याख्याएं की गई हैं, परंतु यह किसी दार्शनिक या विद्वान की विद्वान की चिंता का विषय है। इनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह सामंजस्य का रास्ता है। जादू टोनी में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। शायद व्यक्तिगत पूर्णता की नीति पर अतिरिक्त बल दिया गया, परिणामतः सामाजिक दृष्टिकोण को नुकसान पहुंचा। उपनिषदों का कहना है कि व्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। यह मान लिया गया कि समाज में स्थिरता आ गई है, अतः मनुष्य का मन लगातार व्यक्ति की पूर्णता पर विचार करता रहा। इसकी खोज में आकाश की ऊंचाइयों और हृदय की अंतरंग गहराइयों में भटकता रहा। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, झूठ की नहीं। परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता सच्चाई से ही होकर जाता है। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत में मुझे सत्य की ओर, असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चल। बार इस हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। किसके आदेश से मन ने अपने विषय को आलोकित किया हुआ, किसकी आज्ञा से सबसे पहले जीवन आगे बढ़ता है, किसके आदेश से मानव यह वचन बोलता है। वह कौन सा ईश्वर है जिसने मन सचमुच आंख कान को दिशा दी है। और फिर वायु आखिर स्थिर क्यों नहीं रह सकती, मानव मन को चैन क्यों नहीं मिलता, क्यों और किसी की तलाश में पानी बहता है और वह अपने प्रभाव को क्षण भर के लिए भी नहीं रोक सकता। यह मनुष्य की साहसिकता है जो बराबर उसका आह्वान करती रहती है। ना वह रास्ते में दम लेता है और ना ही उसकी यात्रा का कोई अंत है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक हर श्लोक का अंत एक टेक से होता है, चरित हे यात्री, इसलिए चलते रहो। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर के रूप में प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्म त्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। यह विचार विचारकों से लेकर सामान्य अनपढ़ जनता तक सच में समान रूप से व्याप्त है। यह आज भी इसी तरह वर्तमान में जैसे हजारों साल पहले था। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती थी, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। जिंदगी की लंबी दौड़ में भारतीय आर्यों ने यह गहन अच्छे बुरे दोनों तरह के परिणाम हुए जो उनकी संस्कृति ने पैदा किए। उसने बहुत ऊंचे पायदान के लोग पैदा किए। इतिहास के किसी विशेष सीमित दौर में ही नहीं, बल्कि बार बार एक के बाद एक युग में इस विचार ने पूरी संस्कृति को एक आदर्शवादी नैतिक आधार दिया, जो बाद में बनी रही और आज भी बनी हुई है। यद्यपि हमारे व्यवहार पर उसका विशेष प्रभाव नहीं है। इस पृष्ठभूमि की मदद से और ऊंचे लोगों की मिसाल की ताकत से उन्होंने सामाजिक ढांचे को संगठित कर रखा है और जब भी उसके टूटने की आशंका हुई, इसे बार बार पुनर्स्थापित किया। उन्होंने अद्भुत रूप से समृद्ध सभ्यता और संस्कृति पैदा की, जो यद्यपि ऊंचे तबकों तक सीमित थी, फिर भी कुछ सीमा तक जनता के बीच भी फैली। अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरण सहनशीलता के कारण वे उन झगड़ झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। इस तरह उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां अनोखी थी, लेकिन लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर बहुत कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा बंधा हुआ था। धार्मिक महत्व क्रम के संकीर्ण दायरे में
वह कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पुलिंदा बन कर रह गया। उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर नामुमकिन है होगा। फिर भी व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर भी हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया है। केवल नीची जाति के लोग ही नहीं जिन्होंने इसके कारण बेहद दुख भोगा, बल्कि ऊंची जाति के लोग भी इसके शिकार हुए। हमारे पूरे इतिहास में यह बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था से शक्ति बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। बौद्धिकतावाद हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि इन ग्रंथों को आरंभ में ही पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया। यह पत्र ब्रुज वृक्ष की छाल होती है और बहुत आसानी से उतर जाती है। बाद में कागज पर लिखने का चलन हुआ। किसी भी ग्रंथ की प्रतियां गिनती की होती थी और अगर ये प्रतियां खो जाती या नष्ट हो जाती थी तो यह रचना गुम हो जाती थी। उसका पता केवल दूसरी पुस्तकों में उसके बारे में दिए गए सवालों उद्धरणों से ही लगता था। फिर भी संस्कृत की लगभग 50-60 हजार पांडुलिपियां और उनके रूपांतरणों का पता लग चुका है। उनकी सूचियां बन चुकी हैं और नई खोज बराबर जारी है। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकतावाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं से मिलता है या फिर भौतिकतावादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास से मिलता है। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि समय पर उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया। हमें इसके बारे में जानकारी के लिए उन आलोचकों और व्यक्तियों पर भरोसा करना पड़ता है जिनकी दिलचस्पी इस दर्शन की निंदा करने में थी। उन्होंने इसका उपहास करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह कुल मिलाकर कितना अनर्गल है। इस दर्शन के बारे में जानने का यह तरीका दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी इसके खंडन करने के लिए जो उत्साह दिखाया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि उन लोगों की दृष्टि में इसका कितना महत्व था। संभवतः भारत में भौतिकतावाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के प्राणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकतावादियों ने विचार, धर्म, ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और सभी निहित स्वार्थों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहितों और परंपरा प्राप्त विश्वासों की निंदा करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर बात के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकतावादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है और काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। अस्तित्व केवल उसका स्वीकार किया जा सकता था जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। उसके अलावा हर तरह की कल्पना और अनुमान समान रूप से सच भी हो सकते हैं और झूठ भी। इसलिए वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना नरक है और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन और बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। प्राकृतिक व्यापारों का मानवीय मूल्यों से कोई सरोकार नहीं है। जिसे हम अच्छा या बुरा समझते हैं उसके प्रति वे पूर्णतः उदासीन रहते हैं। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियों मात्र है। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत की दो महाकाव्य रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी। उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े गए होंगे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है, उनकी विजयों और उस पर
गृह युद्धों का जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, किंतु इन महाकाव्यों की रचना और संग्रह बहुत बाद में हुआ। मुझे इनके अलावा कहीं भी ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर, पूरे समाज पर इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। मूल संस्कृत में तो इनकी पहुंच गिने चुने बुद्धिजीवियों तक ही है, किंतु अनुवादों और रूपांतरणों के माध्यम से तथा उन तमाम और तरीकों से जिनसे परंपरा और दंत कथाएं फैलकर उन प्रचलित हुई, जीवन के ताने बाने में रच बस जाती हैं। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए भारतीय एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात बुद्धिजीवियों से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए इसमें इसका प्रभाव है। हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिस जिससे ये अनेक रूपों में विभाजित और जाति पाति की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखने के लिए मतभेदों को सुलझाते हैं और उन्हें वीर परंपराओं को नैतिक जीवन को समान पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। इनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। वे अपने रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। कवियों और नाटककारों ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की। और कहा जाता है कि अशोक वृक्ष किसी सुंदर स्त्री के चरण स्पर्श से फूल बनता है। हम पत्नी रति और मित्र बसंत देव के साथ प्रेम के देवता कामदेव की रोमांचक कथाएं पढ़ते हैं। दुस्साहसी काम स्वयं शिव पर अपने पुष्प बाण का प्रयोग करता है। शिव के तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला से भस्म हो जाता है, पर अंततः वह अनंग रूप में यानी अशरीरी रूप में जीवित रहता है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीरगात्मक वीरागात्मक है। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना का मिश्रण रहता है, जिनमें किसी घटना या परंपरा का अतिशयोक्तिपूर्ण ब्यौरा सुरक्षित रहता है। तत्व तथा कल्पना परस्पर इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही नाम बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ था, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसका समान महत्व है। यानी लोग जिसके घटित होने पर विश्वास करते हैं, अर्थात उनके विचार में उनके वीर पूर्वज कैसे कार्य करने में समर्थ थे और उन्हें कैसे आदर्श प्रेरित करते थे। इसलिए चाहे ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, उनके जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की ही हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रस्ता और रूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। लक्ष्य कितना भी दूर और पहुंच के लिए कठिन रहा हो, लेकिन ये उन्हें बराबर उद्यम और सही जीवन का रास्ता दिखाते रहे। यूनानियों, चीनियों, अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहास नहीं थे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना और सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गड्ढमड्ढ हो जाती हैं, एक दूसरे पर हावी होकर बहुत अधिक उलझन पैदा करती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्ण भारतीय इतिहास की भूलभुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। वस्तुतः कल्लड़ की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों, अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रहण से सहायता लेनी पड़ती है, जिनसे यदा कदा कुछ संकेत मिल जाती हैं। विशेष रूप से यूनानियों, चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से है। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा और
जगह होता है, बल्कि और जगहों से भी अधिक यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों तथा दंत कथाओं के इस विस्तृत रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के परिणाम अच्छे नहीं हुए, जिन्हें हम आज तक भोग रहे हैं। इससे हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और जहां तक तत्वों का संबंध था, उनके बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने में की प्रवृत्ति पैदा हुई। दर्शन के कहीं अधिक कठिन और अनिवार्य, अस्पष्ट और अधिक अनिश्चित क्षेत्र के संदर्भ में दिमाग में कहीं कोई उलझन नहीं थी। इस विषय में भारतीय मानस में विश्लेषण और समन्वय दोनों की सामर्थ्य थी। अक्सर वह बहुत छिद्रावेशी और कभी-कभी संवेदनशील दिखाई पड़ता है, पर जहां तत्वों का सवाल आता है, वह आलोचना नहीं करता, क्योंकि शायद वह कुल मिलाकर तत्वों को बहुत अधिक महत्व नहीं देता था।